और आप सभी दोस्तों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल में तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी पिछली 2 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज आगे की कक्षाएं जो है प्रारंभ होने जा रही हैं। तो आज हम भारत के अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे। भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से प्रदेश सबसे बड़े हैं, कौन कौन से प्रदेश सबसे छोटे हैं, भारत के सबसे छोटे ज़िलों को देखेंगे, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। इसके बाद विभाजक रेखाएं देखेंगे, ठीक, प्रमुख चैनल और विभाजक रेखा, और भारत की समुद्री सीमा देखेंगे। तो इतने टॉपिक जो है इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में सारी चीज़ें बता दी गई हैं, उसके आगे से आज प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें देखिए वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है कितनी हो गई है, पॉइंट बना के लिखेंगे। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो राज्यों की संख्या थी 29 हो गई थी, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश को काट करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य बनाए गए, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी 7 थी, लेकिन 2019 में क्या किया गया, जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया। तो जिससे क्या कहते हैं, राज्यों की संख्या तो 28 हो गई, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। तो एक घटी कौन? तो हम लोग देखते हैं जो दमन और दीव था, ठीक। तो आप जब देखेंगे मुंबई साइड में गुजरात के नीचे तो खंभात की खाड़ी के, तो वहाँ पे जो दमन दीव था उसको दादर नगर हवेली में विलय कर दिया गया। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो 9 थी घटकर कितनी हो गई, 8 हो गई। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई। तो अब जो आपका दमन और दीव है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। बाकी जो 2 नए बने हैं, सबसे ऊपर वाले में ऊपरी हिस्से में लद्दाख है और नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर है। 28 राज्य हो गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्तमान में जो है भारत के बड़े राज्यों को देखते हैं और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत के बड़े राज्य क्रमशः, तो जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो राजस्थान के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र आता है। तो दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, सॉरी, दूसरे नंबर पे एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। दूसरे नंबर पे एमपी मध्य प्रदेश, और फिर आता है महाराष्ट्र। इसके बाद क्या आता है, यूपी आता है। यूपी आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो देखिए एग्जामों में कई बार ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे आता है। तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है आपका
240 988 28 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया 24,09,28 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो खासकर यूपी का ही क्षेत्रफल पूछेगा आपसे कि मान लीजिए कितना है, तो यूपी का याद रखिएगा कि इतना वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया बड़े जो है क्या कहते हैं राज्यों की बात। अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो एक पॉइंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो राज्य में हो गए। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कहिए, चाहे शॉर्टकट में यूनाइटेड टेरिटरी बोलते हैं तो शॉर्टकट में हमको यूटी लिख देते हैं। सबसे बड़ा यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी। तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा हो गया इस समय भाई? लद्दाख हो गया, लद्दाख। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हम क्या बनाते हैं? भारत के छोटे राज्य, छोटे राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी हमको याद रखना है, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। तो सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है, गोवा। फिर क्या है? सिक्किम है, सिक्किम है। इसके बाद कौन सा है? त्रिपुरा है। तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा ये सबसे छोटे राज्यों की बात की। तो सबसे बड़े राज्य कौन से थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। इसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। भारत के क्या कहते हैं छोटे राज्य, छोटे राज्य मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक, इसका याद रखेंगे जीएसटी, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। एक पॉइंट बना लेते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी। तो कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो देखिए ये सब जो है परीक्षा में पॉइंट पूछे जाते हैं। अब हम जिलों की बात करेंगे, भारत के कुछ प्रमुख बड़े जिले। ठीक है, तो हम पॉइंट बनाएंगे, भारत के बड़े जिले। ठीक है, भारत के बड़े जिले। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात का कच्छ है। इसके बाद आपका क्या कहते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब आते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? तो क्या कहते हैं गुजरात का कच्छ हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? तो कच्छ हो गया। इसके बाद लेह आता है, फिर जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, बीकानेर आता है। तो सबसे बड़े की बात की जाती है तो कच्छ है, कच्छ। किस राज्य में जिला पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला है कच्छ। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो क्या कहते हैं लद्दाख राज्य का, लद्दाख यूटी का लेह, लेह जिला, लेह। ये कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में, लद्दाख। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो राजस्थान का आता है। कौन सा? तो कहते हैं क्या कहते हैं बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। तो जैसलमेर का क्रम आता है। इसके बाद फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। तीसरे नंबर कौन आता है? जैसलमेर आता है, जैसलमेर। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान।
तो ये भारत के बड़े ज़िले हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा हो गया? कच्छ। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? लेह। तीसरे नंबर पे कौन हो गया? जैसलमेर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का जो सबसे छोटा ज़िला है वो कौन सा है। तो जो भारत का सबसे छोटा ज़िला है वो पुडुचेरी का माहे ज़िला है, जो केरल में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे है। माहे कहाँ पड़ता है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी। तो ये जो पुडुचेरी हमारी केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो ज़िला है माहे वो सबसे छोटा है, क्योंकि पुडुचेरी में कुल 4 ज़िले हैं, जिसमें माहे है, यनम है, करिकाल है और पुडुचेरी खुद है। ठीक, तो देखिए ऐसा है कि जो ये पुडुचेरी है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले क्या कहते हैं, फ्रांसीसियों के जो है कब्जे वाली जो बस्तियां थी, जब 1954 में यहाँ से हमारे यहाँ से फ्रांसीसी गए, उसके बाद वो जो छोटी छोटी बस्तियां थी, जैसे कि एक बस्ती थी केरल में माहे वाली, ठीक, 2 बस्ती थी तमिलनाडु में और एक बस्ती थी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश वाली बस्ती का नाम था यनम और केरल वाली बस्ती का नाम था माहे। तमिलनाडु में जो है उन बस्तियों का नाम था, एक का नाम था करिकल और एक का नाम था पुडुचेरी। तो इन 4 बस्तियों को मिला करके किसका निर्माण किया गया? पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य का निर्माण किया गया। तो ये जो पड़ता है माहे केरल में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं हम पुडुचेरी को। तो भारत का यहाँ पे कौन सा राज्य है? केरला। तो यहीं पर है एक जिला पुडुचेरी का माहे, इसका क्या नाम है? माहे। तो एक जिला पुडुचेरी का यहाँ पड़ता है केरल में, 2 जिले तमिलनाडु में पड़ते हैं। एक पड़ता है करिकल और एक पुडुचेरी खुद पड़ता है। पुडुचेरी ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु, और ये कहाँ पड़ता है? केरल में। एक पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। एक पड़ता है आंध्र प्रदेश में। उस जिले का क्या नाम है? तो देखिए माहे हो गया, करिकल हो गया, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, यनम नाम है इस जिले का। क्या नाम है? यनम। तो यही 4 जिले यनम, करिकल, पुडुचेरी और माहे, ये चारों जिले मिल करके किसका निर्माण करते हैं? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि क्या थी? फ्रांसीसी बस्तियाँ थी। तो ये प्रमुख चीज़ें आपकी जो हो गई। तो भारत के सबसे बड़ा ज़िले या भारत के सबसे बड़े ज़िले क्रमशः कौन से हैं? तो कच्छ, लेह और जैसलमेर। भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? माहे हो गया। ठीक, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, और भारत के छोटे राज्य कौन से हैं? गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ट्रिक मैंने बता दिया, जीएसटी याद करना है। और भारत का सबसे बड़ा यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख के पहले जो है सबसे बड़ा यूटी हुआ करता था अंडमान निकोबार, लेकिन जब 19 में क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन करके 2 यूटी बनाया गया, तब से कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया। ठीक, तो इतनी चीज़ें प्रमुख थी जो आपको बताना था। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख चैनल और विभाजक रेखा। तो भारत के मानचित्र के साथ हम इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे रेड क्लिफ कहाँ है, एलओसी कहाँ है, एलएसी कहाँ है, मैक मोहन कहाँ है, जीरो लाइन कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल कहाँ है। तो जो विभाजक रेखाएं हैं हम उनको देखते हैं भारत के संबंध में। तो हमारी जो प्रमुख हेडिंग होगी क्या होगी?
प्रमुख चैनल एवं विभाजक रेखा, विभाजक रेखा, प्रमुख चैनल एवं विभाजक रेखा। ठीक है। एक जो है जल डमरू मध्य भी आता है, जो कि पाक जल डमरू मध्य है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो एक जल डमरू है, बाकी क्या कहते हैं, चैनल हैं और विभाजक रेखाएं हैं जो अलग करती हैं। तो हम भारत के नक्शे के साथ, मानचित्र के साथ इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा भारत का मानचित्र बना लेते हैं। इस तरह से हम एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारत, भारत हो गया। अब यहाँ पर कौन सा देश है, तो चीन है, प्रमुखतः चीन है। क्योंकि देखिए नेपाल के साथ कोई विभाजक रेखा नहीं है, भूटान के साथ कोई विभाजक रेखा नहीं है, लेकिन म्यांमार के साथ कैसा है, प्राकृतिक सीमा है। कैसी है, प्राकृतिक सीमा है। और बाकी इनके बीच भी क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत आ जाता है। तो मुख्यतः हम चीन के साथ देखते हैं। इधर हमको देखना पड़ेगा पाकिस्तान। ठीक है। तो इधर हमको क्या देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान हमारा कुछ पड़ोसी है और कुछ इसकी सीमाएं जो हैं कुछ इस तरह से हमारे देश से लगी हुई हैं। ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है। और यहीं के पीछे है हमारा अफ़गानिस्तान। ये जो पीयूके वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 101 किलोमीटर की रेखा जो है टच करती है पीयूके वाले स्थान पर। ठीक। ये यहाँ पर आकर के पीयूके वाले क्षेत्र में, तो ये कौन सा हो गया, पाकिस्तान। ये कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। इधर हो गया म्यांमार, और इधर हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया। इधर कौन हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका हो गया। तो हम देख लेते हैं। देखिए विभाजक रेखाओं को देखना है तो हमको इधर देखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखना पड़ेगा त्रिपुरा को, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक। और बाकी इधर जानते हैं कि लद्दाख वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यूपी वाला क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर एक देश आ जाता है, नेपाल आ जाता है। इधर कौन सा देश आ जाता है, भूटान आ जाता है, भूटान आ जाता है, भूटान और नेपाल, नेपाल हो गए। चलिए तो हम विभाजक रेखाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले इधर हम देख लेते हैं। तो भारत और चीन के बीच में, या कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, विभाजक रेखा। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजक रेखा है मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन। मैकमोहन विभाजक रेखा जो है वो कब खींची गई, 1914 में खींची गई, 1914 में। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन, या कह सकते हैं भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। चलिए इधर भी भारत और चीन का हिस्सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक रेखा खींची गई है, जिसको बोलते हैं कौन सी रेखा है, LAC रेखा है। कौन सी रेखा है, LAC रेखा, LAC।
LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए अरुणाचल प्रदेश और मैकमोहन के बीच में कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये चीन, ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। और शेष भारत और चीन के बीच में कौन सी है? LAC। जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनसे और चीन से जो सीमा बनाती है, कौन सी रेखा बनाती है? LAC रेखा बनाती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बांग्लादेश और त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी रेखा है? तो जीरो लाइन है। ठीक है, इसके बीच में कौन सी रेखा है? विभाजक रेखा है। तो हम लिखते हैं जीरो लाइन। कौन सी लाइन? जीरो लाइन। शून्य लाइन, शून्य रेखा है, जीरो लाइन, जीरो लाइन। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सी है? जीरो लाइन है। चलिए अब पाकिस्तान और भारत के बीच की देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम दिया गया है? मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पूरी तरह से रेखा खींची है, मैंने एक लाइन बना दिया जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो कि एक रेखा खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ, रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा। ये कब खींची गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को। तो रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो देखिए अब ये इधर वाला कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने, POK वाला क्षेत्र। इसके ऊपर क्या है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो POK वाले क्षेत्र से देखिए अफगानिस्तान जो है भारत को टच करता है, लगभग 106 किलोमीटर की दूरी है, 106 किलोमीटर की। तो पूछा जाता था, देखिए जब देश क्या कहते हैं पाकिस्तान नहीं अलग हुआ था, यानी देश जब आज़ाद नहीं था, तो पूछा जाता था भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो बताते थे डुरंड रेखा है। अब क्या बताते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। तो यहाँ पर एक रेखा हम लोग बना देते हैं इस तरह से, यहाँ इस तरह से। तो ये कौन सी रेखा है? तो कहेंगे डुरंड रेखा है। ठीक है, इधर लिख देंगे हम लोग डुरंड। ये कौन सी रेखा है भाई? तो कहेंगे डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। ठीक है, तो ये डुरंड रेखा हो गया। तो डुरंड रेखा कब खींची गई? तो 1896 में खींची गई थी। ये बहुत ही पहले खींच दी गई थी, 1896 में डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। या तो कह सकते हैं POK वाला क्षेत्र अगर हम भारत का है, भारत का ही मानते हैं, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच भी कौन सी रेखा है? डुरंड ही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड ही है। ठीक, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। इधर शेष भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? LAC रेखा है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। POK का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, तो POK वाले इस साइड में जो एक रेखा बनाई गई है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है LOC रेखा, LOC। ठीक है, तो LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो POK और भारत के बीच में कर सकते हैं, POK और जम्मू कश्मीर के बीच में कर सकते हैं। POK वाला क्षेत्र है ये POK, और यहाँ पर भारत का क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर और POK के बीच क्या है? LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन इधर क्या क्या है? देखेंगे लद्दाख वाला इलाका है, लद्दाख ये अक्साई चीन वाला इलाका है जिस पे चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था इधर, लेकिन फिर भी लद्दाख का एरिया है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चीन के बीच कौन सी रेखा है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे है लाइन ऑफ कंट्रोल, दो रेखाएं हैं। ठीक, तो चलिए, तो इधर इतनी मैंने रेखाओं को देख लिया। अब चलिए नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत और श्रीलंका, या कह सकते हैं श्रीलंका का ऊपरी वाला जाफना और तमिलनाडु, इनको कौन अलग करता है? तो यहाँ पर है पाक जल संधि, पाक जल संधि।
पाक जल डमरू या संधि, डमरू या संधि। ठीक है, तो देखिए चाहे जल संधि कहिए चाहे जल डमरू कहिए, देखिए तो जल संधि या जल डमरू का काम क्या होता है, तो दो सागरों को जोड़ते हैं और दो स्थलीय भागों को अलग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो इधर देखेंगे आप तो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो कह सकते हैं अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से क्या कर रही है, जोड़ रही है। इधर पानी है बीच में, जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है, भारत को श्रीलंका से। तो जल डमरू या जल संधि का यही कार्य होता है। ठीक, अब चलिए इधर देख लेते हैं। तो म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, यहाँ पर ये म्यांमार है, तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे म्यांमार के पास एक पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के पास, तो इस पहाड़ी का नाम अराकान योमा है। क्या है, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश के पास है। अरुणाचल प्रदेश के जैसे ही नीचे आएंगे तो नागालैंड वाले इलाके को देख लेते हैं, नागालैंड वाले इलाके। तो नागालैंड के यहाँ भी एक पहाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, नागा की पहाड़ी। क्या, नागा की पहाड़ी, नागा पहाड़ी, अराकान योमा, नागा पहाड़ी, मिसमी और पटकोई क्रमशः है। ठीक है, तो पहले पटकोई आती है, यहाँ पर है पटकोई, पटकोई की पहाड़ी, और यहाँ पर है मिसमी की पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों की वजह से भारत और म्यांमार के बीच में कैसी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है। यानी पहाड़ों ने सीमा बनाया, किसी ने सीमा निर्धारित नहीं किया, कोई यहाँ पर क्या कहते हैं नियंत्रण रेखाएं नहीं खींची गई है। तो ये खुद की खुद पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अराकान योमा, नागा, फिर पटकोई पहाड़ी, पटकोई पहाड़ी, और फिर है मिसमी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। तो इस तरह से जो चार पहाड़ियां हैं भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बना देती हैं। तो यहाँ पे आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर क्या कहते हैं मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है। तो यहाँ पे मणिपुर है और यहाँ पर क्या है, मिज़ोरम है, मणिपुर और मिज़ोरम इस तरह से है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो म्यांमार का एक द्वीप है यहाँ पर, उसका नाम है कोको द्वीप। ठीक है, जो पहले भारत का हुआ करता था, बाद में जो है क्या कहते हैं नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया। तो यहाँ पर है एक द्वीप है कोको द्वीप, किसका है, म्यांमार का है, कोको द्वीप नाम है, कोको द्वीप, ये म्यांमार का है। फिर देखते हैं नीचे बंगाल की खाड़ी वाला साइड है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो कोको द्वीप के नीचे है बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लगभग क्या कहते हैं 250 के आसपास द्वीप हैं, छोटे छोटे। ठीक है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो जो कोको द्वीप के पास में हमारे भारत का द्वीप है उसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं, ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक, उत्तरी अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान आता है, दक्षिणी अंडमान के बाद फिर लघु अंडमान आता है। तो हम लघु अंडमान को देखते हैं, उत्तरी अंडमान, फिर नीचे आता है लघु अंडमान, छोटा सा है लघु अंडमान को क्या देखते हैं, लघु अंडमान को देखते हैं हम लोग, लघु अंडमान, यहाँ पर है लघु अंडमान। लघु अंडमान के बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार निकोबार मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, बृहद निकोबार मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे क्या है, तो यहाँ पर है कार निकोबार, कार निकोबार, और इसके नीचे जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बृहद निकोबार यानी ग्रेट निकोबार इसको बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। यहाँ पे क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया था कि जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो 6 डिग्री
45 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ये बताया गया था। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था। और इसी के नीचे एक देश है, ठीक है, इंडोनेशिया। तो हम देख लेते हैं इंडोनेशिया को। ये दूसरा देश है इंडोनेशिया, 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 ये इंडोनेशिया देश है। इस तरह से इंडोनेशिया देश है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी विभाजक रेखाएं हैं, ठीक। तो देखिए इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में एक विभाजक रेखा है जिसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। तो कई बार पूछा है, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से कौन अलग करती है? ग्रेट चैनल। या कह सकते हैं अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से कौन अलग करती है? ग्रेट चैनल। या कह सकते हैं भारत को इंडोनेशिया से कौन अलग करती है? ग्रेट चैनल, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। फिर ग्रेट चैनल के बाद देखिए 8 डिग्री 9 डिग्री यहाँ पर है, 10 डिग्री जो है यहाँ पर है हमारी। 10 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है। तो पहले हम 8-9 वालों को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। मालदीव ये भी पड़ोसी देश है, मैंने बताया था मालदीव पड़ोसी देश है, ठीक है। और इसके ऊपर देखेंगे तो भारत का लक्षद्वीप समूह है। क्या है? छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। कुल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो जो सबसे निचला वाला है ये यहाँ पर है। तो लक्षद्वीप में जो 36 द्वीपों का समूह है, सबसे निचले द्वीप का क्या नाम है? तो मिनिकॉय नाम है। क्या नाम है इसका? मिनिकॉय, ठीक है। तो इस द्वीप का क्या नाम है? मिनिकॉय नाम है। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। और बाकी ये शेष लक्षद्वीप हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं, देखिए मालदीव को मिनिकॉय से कौन सी लाइन अलग करती है या कौन सा चैनल अलग करता है? तो देखिए यहाँ से होकर के हमारी गुजरती है क्या? 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? मालदीव को मिनिकॉय से, या कह सकते हैं लक्षद्वीप को मालदीव से, या कह सकते हैं भारत को मालदीव से, क्योंकि लक्षद्वीप भी किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं भारत को मालदीव से। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, जो क्या कहते हैं हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। प्रवाल भित्ति से बना हुआ ये छोटा सा देश है। अब इसके बाद देखते हैं 9 डिग्री चैनल। तो कह सकते हैं ये जो ऊपर वाला बच गया इसको कह सकते हैं शेष लक्षद्वीप है। ये उसका सबसे निचला द्वीप मिनिकॉय था, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप, ठीक। तो देखिए मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप के बीच में क्या है भाई? तो हम कहेंगे 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। अब इधर चलते हैं हम लोग। देखिए कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है भाई? तो कहेंगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन अलग करता है। तो डुक्कन पास किसको अलग करता है? देखिए डुक्कन पास जो अलग करता है लघु अंडमान को कार निकोबार से, लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? डुक्कन पास, डुक्कन पास लाइन या रेखा, लाइन या रेखा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर है ग्रेट चैनल, यहाँ पे है 10 डिग्री, यहाँ पे है डुक्कन पास लाइन या रेखा। तो डुक्कन पास किसको अलग करती है? कह सकते हैं अंडमान को निकोबार से, या कह सकते हैं लघु अंडमान को कार निकोबार से, कार निकोबार से, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद देखना है देखिए कोको द्वीप जो है, तो उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से कौन अलग करती है? कोको स्ट्रेट। यहाँ पे कोको लाइन है, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट किसको अलग करती है? कोको द्वीप जो म्यांमार का है। किसका है ये?
म्यांमार का है। तो उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से कौन अलग करती है? कोको स्टेट अलग करती है, ठीक है। इसके बाद अंडमान को निकोबार से कौन अलग करती है? डुक्कन पास, या कह सकते हैं लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करती है? डुक्कन पास। इसके बाद कहते हैं ग्रेट निकोबार को कार निकोबार से कौन अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। फिर इंडोनेशिया को इंदिरा पॉइंट से या इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करती है? ग्रेट चैनल, ठीक। तो इस तरह से भारत की विभाजक रेखाएं हुई, प्रमुख जितनी भी थी दिखा दिया गया। तो इधर आप कौन सा है? 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मालदीव को मिनिकाय से। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को शेष लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह है, इसको याद रखना है। देखिए भारत को श्रीलंका से कौन अलग कर रहा है? पाक जल संधि अलग कर रही है। इंडोनेशिया को इंदिरा पॉइंट से कौन अलग कर रहा है? ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार को कार निकोबार से कौन अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल, ठीक। इसके बाद देखिए कार निकोबार को लघु अंडमान से कौन अलग कर रहा है? डुक्कन पास, या कह सकते हैं निकोबार को अंडमान से कौन अलग कर रहा है? डुक्कन पास। इसके बाद कोको स्टेट को अंडमान यानी उत्तरी अंडमान से कौन अलग कर रहा है? कोको स्टेट। भारत को या कह सकते हैं त्रिपुरा को बांग्लादेश से कौन अलग कर रहा है? जीरो लाइन। या भारत को इधर साइड में देखेंगे तो त्रिपुरा वाले साइड में त्रिपुरा, बाकी इधर नहीं, इधर तो वही रहेगा। देखिए रेड क्लिफ ने जो खींची थी रेखा वो यहाँ भी खींची थी और यहाँ भी खींची थी। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, बहुत बुकों में मिलेगा आपको कि क्या कहते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच भी कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ ही है। लेकिन मुख्यतः त्रिपुरा और बांग्लादेश की बात करता है हर जगह एग्जामों में, त्रिपुरा और बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? जीरो लाइन है। म्यांमार और भारत के बीच में कैसी सीमा है? प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा का मतलब 4 पहाड़ियाँ, अराकानियोमा, नागा, पटकोई और मिसमी, ये पहाड़ियाँ अलग करती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत को चीन से कौन अलग कर रहा है? तो 2 रेखाएं हैं मुख्यतः, क्या कहते हैं मैकमोहन है और एलएसी है। तो मैकमोहन मुख्यतः सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के सापेक्ष में है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन से कौन अलग कर रही है? मैकमोहन अलग कर रही है। फिर इधर साइड में देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूपी को कौन अलग कर रही है? तो एलएसी चीन से अलग कर रही है। फिर इधर देखेंगे जम्मू कश्मीर को पीयूके से कौन अलग कर रही है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर देखते हैं हम लोग भारत को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग कर रही है भाई? तो इधर दिखाया गया है क्या? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई? तो 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद देखिए एक रेखा आई आपकी, क्या कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कौन सी है? डुरंड रेखा है। कब खींची गई? 1896 में खींची गई। तो ये तो आपके प्रमुख रेखाएं हो गई। इससे जो है बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक। जितना मैंने पढ़ा दिया विभाजक रेखाओं से, इससे बाहर प्रश्न नहीं आना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको देख करके मेन पॉइंट बना करके याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं भारत की समुद्री सीमा, ठीक। आज का जो है ये लास्ट टॉपिक है, भारत की समुद्री सीमा कितनी होती है, कितना नॉटिकल मील होता है, वहाँ पे भारत के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। चलिए तो हम लोग समुद्री मील को देखते हैं कि समुद्री सीमा भारत की कितनी है, ठीक है। तो पहले देखिए समुद्री सीमा कितने को टच करेगी? ऊपर वाले को तो टच करेगी नहीं भारत के, तो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक यही समुद्री सीमा भारत की है। तो हम लोग इतना ही चित्र बनाते हैं। ये मान लेते हैं इलाका यही है, थोड़ा और भी पतला बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मान लेते हैं भारत है हमारा, क्या है? भारत। तो देखिए भारत की समुद्री सीमा इधर भी होगी, समुद्री सीमा इधर भी होगी और समुद्री सीमा इधर भी होगी। तो मुख्यतः हम इधर के साइड में समुद्री सीमा को देख लेते हैं, वही चारों तरफ रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए कटा छटा जो तट होता है उसको मिलाने के लिए एक आधार रेखा, जैसे मान लीजिए कुछ कहीं कटा है कहीं छटा है, इस तरह से है ना भारत। तो ऐसे कैसे मानेंगे? तो पहले हम लोग एक आधार रेखा खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है? एकदम सीधी आधार रेखा खींच ली जाती है, भारत के तटों को टच करते हुए एक आधार रेखा खींच ली जाती है इस तरह से, ठीक है।
तो आधार रेखा के जो अंदर का जल है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक जल। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं समुद्र का किनारा है, यहाँ पर भी जल है, एक आधार रेखा मैंने काल्पनिक रेखा ऐसे खींच ली, एक काल्पनिक रेखा, तो इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं इसको, आधार रेखा। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, आधार रेखा। आधार रेखा क्या बोलते हैं इसको, आधार रेखा बोलते हैं। तो जब आधार रेखा हो गया, इसके अंदर का जो जल वाला क्षेत्र है, यहाँ जल होगा समुद्रों का आधार रेखा के, तो इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंतरिक जल। आंतरिक जल, ठीक। चलिए, तो आधार रेखा से हम लोग 12 नॉटिकल मील की दूरी देखते हैं। 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, यानी नॉटिकल मील तो समुद्री मील कहते हैं इसको, ठीक है। तो समुद्र की जो लंबाई नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। वो बता दिया जाएगा कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, ठीक। तो इसको हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो जो 12 नॉटिकल मील है इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा, ठीक है। तो हम लोग 12 नॉटिकल वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अधिकार कहाँ तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक है। तो यहाँ पे देखिए भारत को संपूर्ण अधिकार है, यहाँ पर भारत को क्या है, संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार, ठीक है। संपूर्ण अधिकार का मतलब जो अधिकार हमारे स्थल पर है वो 12 नॉटिकल मील समुद्र में भी है। जितनी पावर, जितनी राइट्स हमें अपने स्थल पे है यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक ना तो कोई जहाज, भारत चाहे तो जहाज को प्रवेश नहीं करने देगा, किसी भी देश का हो। 12 नॉटिकल मील तक कोई भी जहाज या कोई भी कार्य कोई दूसरा देश करना चाहेगा तो नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमारे स्थल पे अधिकार है वैसे ही यहाँ अधिकार है। इसके बाद बात करते हैं 12 नॉटिकल मील की बात देखते हैं, तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की बात करते हैं। 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। समुद्र में जो 24 नॉटिकल मील की दूरी होती है इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रादेशिक सीमा बोलते हैं 12 नॉटिकल मील को। 24 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं इसको। संलग्न क्षेत्र कितना है, 24 नॉटिकल मील। तो यहाँ पे भारत को क्या अधिकार है, देखिए भारत यहाँ तक पूरा साफ सफाई रखेगा समुद्र का, और अगर कोई जहाज़ यहाँ से जा रही है तो भारत रोकेगा नहीं बल्कि उससे टैक्स लेगा, ठीक है। कोई जहाज़ यहाँ से आ जा सकती है, भारत से परमिशन लेगी, भारत को टैक्स देगी, और यहाँ से कोई भी किसी दूसरे देश की क्या कहते हैं जलयान जा सकती है। लेकिन यहाँ भारत चाहे तो नहीं जाने देगा, रोक लगा सकता है, लेकिन यहाँ रोक नहीं लगाएगा बल्कि क्या लेगा, टैक्स लेगा। तो यहाँ पे भारत साफ सफाई करेगा और टैक्स लेगा। साफ सफाई, समुद्र की साफ सफाई रखेगा और टैक्स लेगा, यहाँ पे कर लेगा, टैक्स या कर लेगा, ठीक है। किसी भी दूसरे देश का कोई भी शिप यहाँ से अगर गुजरता है तो भारत गुजरने तो देगा, मना नहीं करेगा, ठीक है, रोक नहीं सकते, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, भारत को कर देना पड़ेगा। कर दे के आप अपने जो है यहाँ से जलयान को ले जा सकते हैं। लेकिन भारत जो 12 नॉटिकल मील की दूरी, यहाँ संपूर्ण अधिकार है, भारत चाहेगा तो नहीं जाने देगा, एकदम मना कर देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ मना नहीं कर सकता। इसके बाद देखते हैं 200 नॉटिकल मील, यहाँ तक, ठीक है, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ठीक है। तो देखिए आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी हमने तय की, 200 नॉटिकल मील। तो 200 नॉटिकल मील को बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। किस नाम से जाना जाएगा, जैसे इसको बोला गया प्रादेशिक सीमा, इसको क्या बोला गया, संलग्न सीमा। प्रादेशिक सीमा हो गई, संलग्न सीमा हो गई, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया हमारा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र,
अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत को यहाँ पर क्या अधिकार है भाई, 200 नॉटिकल मील तक। देखिए भारत यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या कहते हैं संसाधनों का दोहन, संसाधनों का मतलब यहाँ तक भारत जो है संसाधनों का दोहन करेगा। दोहन करने का मतलब जैसे मछली है, ठीक है, तो मछली मारने का अधिकार पूरी तरह से भारत के पास। कहीं भी समुद्र में कहीं कोई द्वीप का निर्माण हुआ उस पर भारत का अधिकार होगा। मान लीजिए कहीं पर तेल या गैस, ठीक है, कोई भी चीज़ प्राकृतिक चीज़ मिलती है तो उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा 200 नॉटिकल मील का। तो यहाँ पर क्या करेगा, प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक दोहन करेगा, ठीक है, और वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है। भारत यहाँ पे कोई भी अपनी मशीनरी या प्रोजेक्ट लगा सकता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक दोहन कर सकता है, जो भी चीज़ें मिलेंगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है भारत का पूरा अधिकार है। तो क्या क्या चीज़ों का, देखिए यहाँ से अगर कोई जहाज़ जानी चाहेगी तो भारत उस पर कर नहीं लेगा, बल्कि यहाँ पे जहाज़ अपना आए जाए। लेकिन अगर कोई दूसरे देश की शिप या कोई भी चीज़ आ करके मछली मार रही है, ठीक है, या तो कोई प्राकृतिक गैस या कोई द्वीप है उस पर अधिकार कर रही, तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की जो क्या कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील। भारत के नहीं जितने भी क्या कहते हैं समुद्र के किनारे देश हैं उनका समुद्री सीमा जो है 200 नॉटिकल मील तक होता है, ठीक। इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद क्या लग जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लग जाता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। तो इधर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, तो 200 नॉटिकल मील चारों तरफ, इधर इधर चारों तरफ, इधर ऐसे 200 नॉटिकल मील तक जो है भारत की सीमा है, ठीक। तो 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार है, जैसा कि स्थल वैसा ही 12 नॉटिकल मील। फिर यहाँ से आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक हमारी कौन सी है, संलग्न आर्थिक क्षेत्र है। और यहाँ से क्या कहते हैं आधार रेखा से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक क्या है हमारी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें भारत प्राकृतिक क्या कहते हैं दोहन करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा, इधर साफ सफाई रखेगा, कर लगाएगा, इधर संपूर्ण अधिकार है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। तो एक नॉटिकल मील में कितना होता है, ठीक है, एक नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर क्या कहते हैं 1.8 किलोमीटर, ठीक है, 1.8 किलोमीटर, ठीक। तो बस इतना ही रखते हैं कि 1.8, कहीं कहीं 1.852 पॉइंट के बाद क्या कहते हैं 1.852 किलोमीटर। तो मुख्यतः यही रखते हैं। नॉटिकल मील का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। तो छोटा सा प्रश्न बनता है किसी भी देश की समुद्री सीमा किस में नापी जाती है, तो नॉटिकल मील में नापी जाती है या समुद्री सीमा में नापी जाती है। तो एक नॉटिकल बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और किसी भी देश का जो क्या कहते हैं समुद्री सीमा कितने तक होती है, तो 200 नॉटिकल मील तक होती है, किसी भी देश की होगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट डे बनाएंगे, ठीक। तो अगर आपके कहते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक। और बाकी क्या कहते हैं क्रमवाइज पूरा का पूरा भारत का वीडियो, इसमें हम जो है एक एक वीडियो करके लगभग 20 से 25 वीडियो में पूरे भारत को कवर करेंगे, ठीक है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।